हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पे सिविक्स के प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करेंगे। हमारे काफ़ी सारे सेट्स हो चुके हैं। आई होप आपने वो सारी क्लासेस को देख लिया होगा। आज भी हम सिविक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितने सवाल आपके सही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लासेस की फ्री PDF मिल जाएगी, आपसे है ना आपके एग्जाम से जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कहीं पर कोई वैकेंसीज वगैरह आती है वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी लिंक मिल जाती है, क्लासेस की सारी प्लेलिस्ट मिल जाती है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। और आप मेक श्योर करना कि दोनों चैनल को ही ज्वाइन कर लो, ताकि आपसे एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की सोल जो है वो हम किसको बोलते हैं? प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना को बोलते हैं, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP को बोलते हैं, या फिर राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बोलते हैं? भारतीय संविधान का है ना, संविधान की आत्मा जो है वो हम किसको बोलते हैं? तो संविधान की आत्मा हम प्रीएम्बल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो भाग 3 में दिए हुए हैं। ठीक है, आपकी DPSP जो है वो भाग 4 में दिए हुए हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपका आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, ये भी आपका भाग 3 के अंदर ही आता है। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल आपका प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है? अब प्रस्तावना जो है वो आपका एक इंट्रोडक्शन की तरह है। अगर आप इस प्रस्तावना को पढ़ोगे तो इस प्रस्तावना को पढ़ने से आपको पूरे संविधान के बारे में पता चल जाएगा कि संविधान में क्या क्या बातें जो है वो बताई हुई है। ठीक है, अब प्रस्तावना जो है वो सबसे आखिरी में बनी थी। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसके सबसे लास्ट में हमारी प्रस्तावना ही बनी थी, लेकिन प्रस्तावना को संविधान में सबसे पहले रखा जाता है। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है कि प्रस्तावना बनी तो सबसे लास्ट में थी, पर इसको रखा जाता है सबसे पहले। सबसे पहले पन्ने पे आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले ही पेज पे प्रीएम्बल लिखा हुआ होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। ऐसे सब कुछ पूरी लाइन जो है वो लिखी हुई होती है, तो आपको प्रीएम्बल पता होना चाहिए। भाई सबको तो नहीं पता हो सकता है, पर वी द पीपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, हम तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमको तो पता होना चाहिए ना कि प्रीएम्बल क्या है। तो आपको प्रीएम्बल पूरा रटा हुआ होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर सारी बातें जो है वो उसके अंदर बताई हुई है, वो सब आपको पता होनी चाहिए, मुंह ज़बानी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर है। प्रस्तावना को हम क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज प्रपोज्ड टू कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, यानी कि संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था क्रिप्स के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, वेवल के द्वारा, या फिर माउंट बैटन के द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो लेकर आए थे और जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन जो है वो प्रस्तावित किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है कैबिनेट मिशन इसका करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन में आपके 3 लोग थे, AV अलेक्जेंडर, है ना, और आपके है ना पैट्रिक लॉरेंस, और एक थे आपके कौन? एक थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये तीनों लोग थे आपके कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। क्रिप्स मिशन का नहीं है करेक्ट आंसर, वेवल भी नहीं है, माउंट बैटन प्लान भी नहीं है। माउंट बैटन प्लान कब आया था? इसको हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। 3 जून को आया था, जिसमें माउंट बैटन ने क्या कहा था? माउंट बैटन ने कहा था कि अब है ना जो ब्रिटिशर्स है वो भारत को छोड़ देंगे, यानी कि हम तुमको आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त? भारत में लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त की स्थापना करी है। लोकायुक्त क्या है आपके? एक तो होता है लोकपाल, एक होता है आपका लोकायुक्त। ठीक है, ये 2013
2013 में दोनों ही बिल जो है वो 2013 के अंदर आए थे। आपके अन्ना हजारे जो है इन्होंने एक आंदोलन कर लिया था। अब ये दोनों ही बिल जो है वो किसके लिए है? दोनों ही बिल आपके करप्शन को चेक करने के लिए है। तो करप्शन को चेक करने की बॉडीज है लोकायुक्त और लोकपाल। लोकपाल जो है वो आपके केंद्र लेवल पे है, लोकायुक्त जो है वो हर राज्य के अंदर है, जिसमें से महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य है जिसने इसको स्थापित किया था। ठीक है, अब अन्ना हजारे जो है वो काफी टाइम से बोल रहे थे कि भाई ऐसी कोई संस्था लेकर आओ, ऐसी कोई बॉडी लेकर आओ जिससे क्या हो, करप्शन जो हो रहा है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, वो करप्शन का पता लगा सके, करप्शन को हम रोक सके। पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो अन्ना हजारे ने फिर क्या किया था, उन्होंने है ना काफी सारे है ना हंगर स्ट्राइक्स करी थी, भूख हड़ताल वगैरह करी थी, और उन्होंने काफी सारे आंदोलन करे थे, जिसकी वजह से फिर रिजल्ट क्या निकला, हम लोकायुक्त बिल जो है वो लोकपाल बिल जो है वो लेकर आए थे। तो लोकपाल तो आपके केंद्र के लेवल पे है और लोकायुक्त आपके राज्य के लेवल पे है। यहाँ पे पूछा था कि भारत में लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, इंडियन पिलग्रिमेज इज एन ऑटोबायोग्राफी विच रिलेटेड टू अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर KR नारायण। क्या पूछा है ना, एन इंडियन पिलग्रिमेज, ये आत्मकथा जो है वो किससे संबंधित है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो आत्मकथा जो है वो आपके सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। एन इंडियन पिलग्रिमेज जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, वो आपके सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन स्ट्रगल, कौन है? इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लोकमान्य तिलक है, आपका सरदार भगत सिंह है, या फिर आपके नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन स्ट्रगल किताब जो है इन तीनों में से किसी की भी नहीं है। तो किताब किसकी है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? नेहरू ने, MN रॉय ने, अम्बेडकर ने या फिर गांधी जी ने? तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अम्बेडकर ने 1936 में लेबर इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना करी थी, है ना, 1936 में करी थी। किसने? अम्बेडकर ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म, विकेंद्रीकरण समाजवाद का है ना समर्थक जो है वो कौन थे? JP नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया या फिर विनोबा भावे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राम मनोहर लोहिया जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के काफी बड़े यानी कि काफी प्रबल समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी JP नारायण जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना आपके राम मनोहर लोहिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म की बात करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड सर्वोदय एज जन समाजवाद, यानी कि किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? किसने सर्वोदय को पीपल्स सोशलिज्म के नाम से बताया है? आचार्य कृपलानी, MN रॉय, महात्मा गांधी या फिर JP नारायण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? JP नारायण ने इसको पीपल्स सोशलिज्म यानी कि जन सर्वोदय है ना जन समाजवाद जो है सर्वोदय को कहा है। किसने? JP नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट रीजन वॉज पंडिता रमाबाई गिवन द टाइटल पंडिता। अब पंडिता रमाबाई जो है वो आपकी हमारी है ना इंडियन थिंकर है। पंडिता रमाबाई जो है इनको पंडिता का टाइटल जो है, पंडिता की उपाधि जो है वो मिली थी। तो वो किसकी वजह से मिली थी? सोशल रिफॉर्मर थी इसलिए मिली थी, भाई समाज सुधारक थी इसलिए मिली थी, महिला मुक्ति की वजह से मिली थी, या फिर है ना जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया था इसलिए मिली थी, या फिर ड्यू टू बीइंग अ संस्कृत स्कॉलर थी इसके लिए इनको पंडिता की उपाधि मिली थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये संस्कृत स्कॉलर थी इसके लिए इनको पंडिता की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जो है ना पंडिता रमाबाई है वो संस्कृत की काफ़ी बड़ी विद्वान थी, उनको काफ़ी ज़्यादा संस्कृत की नॉलेज थी, इसके लिए इनको यहाँ पे पंडिता की उपाधि मिली थी। ठीक है, अब पंडिता रमाबाई के बारे में कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पंडिता रमाबाई जो है वो बाद में क्रिश्चियनिटी में बदल गई थी। क्रिश्चियनिटी में क्यों बदल गई थी? उन्होंने देखा कि भारत में काफ़ी सारी महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार जो है वो होता है, और इनफैक्ट इन्होंने ये कहा था, इनकी किताब का नाम है हाई कास्ट हिंदू वुमेन, है ना, हाई कास्ट हिंदू वुमेन इनकी किताब का नाम है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हाई कास्ट की विमेन्स है उनके साथ में तो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा भला भला व्यवहार जो है वो उनके साथ में किया जाता है। हाई कास्ट के साथ में क्यों? क्योंकि भाई जो हाई कास्ट की विमेन्स है उनको रख दिया है कि तुमको पर्दे में रहना है, तुमको घर के अंदर रहना है, चार दीवारी में रहना है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो तो औरतें भी काम पे जाती है, वो कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, कैसे भी घूम लेते हैं, उनको तो समझते हैं कि भाई ये तो निचली जाति के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हाई कास्ट लोग हैं उनकी विमेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा
है ना रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। तो पंडिता रमाबाई कहती है कि हाई कास्ट हिंदू विमेन इनकी किताब है, जिसमें इन्होंने बोला है कि हाई कास्ट के विमेन्स के साथ में ज़्यादा भेदभाव, ज़्यादा है ना शोषण जो है वो होता है, ज़्यादा है ना पाबंदियाँ जो है वो हाई कास्ट के विमेन्स के ऊपर लगाई हुई है। और इसी वजह से ये जो है वो है ना आप वहाँ पे जाती है, यूके के अंदर जाती है और यूके में जाती है और ये देखती है कि भाई यहाँ पे तो विमेन्स के साथ में कोई भी गलत तरीके का व्यवहार नहीं होता है, कोई भी भेदभाव जो है वो आदमी औरत में नहीं होता है। तो फिर ये है ना जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको देखती है, कहती है कि भाई इस रिलीजन में तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो ये बाद में क्या करती है, अपने आप को क्रिश्चियनिटी के अंदर बदल लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है ना डी इसका करेक्ट आंसर है। ये संस्कृत की भी काफ़ी बड़ी विद्वान होती है और इसकी वजह से इनको पंडिता का उपाधि जो है वो मिलती है। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि पंडिता की उपाधि इनको कौन से साल में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप की अवधारणा किसने प्रतिपादित करी थी? एम.एन. रॉय ने, अरविंदो घोष ने, महात्मा गांधी ने या फिर गोखले ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ट्रस्टशिप की बारे में बात कौन करता है? महात्मा गांधी बात करते हैं। ट्रस्टशिप की अवधारणा को प्रतिपादित किया था गांधी ने। अब गांधी क्या कहते हैं ट्रस्टशिप की अवधारणा में? गांधी कहते हैं कि सबके पास में सिर्फ उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए जो उसके लिए ज़रूरत है, यानी कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा है आपके पास में तो ट्रस्टशिप, ट्रस्टी यानी कि उसको दान में दे दो आप। ठीक है, अब गांधी ने क्या करा था, अपनी जो वाइफ थी इनकी, उसके गहने भी बेच दिए थे। सिर्फ इनको ज़रूरत थी उतनी ही चीज़ें इन्होंने रखी थी। इन्होंने कहा था कि इनकी ज़रूरत हमको नहीं है, गरीबों में बांट दो, सारा कुछ दान में दे दो। तो उसके गहने भी इन्होंने दे दिए थे। तो ये यहाँ पे ट्रस्टशिप की बात करते हैं कि जिसके जितनी ज़रूरत है, जिसको जितनी नीड है, सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही चीज़ें अपने पास में रखो, ज़्यादा चीज़ें मत रखो। बाकी की चीज़ें जो है वो ज़रूरतमंदों को दान के अंदर दे दो। तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जो है वो ट्रस्टशिप के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन वाला सवाल पूछा है आपसे, मतलब है ना पूछा है कि ये कथन जो है वो किसने दिया है? फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट इज टू चेंज इट। ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब में दिया है? सॉरी, किताब का नाम पूछा है यहाँ पे। कार्ल मार्क्स ने किताब, कौन सी किताब में ये कथन बताया है? दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। ये कथन कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक से उद्धृत है? सबसे पहला बोला है ऑन द ज्यूज क्वेश्चन, दूसरा बोला है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, तीसरा बोला है थीसिस ऑन फ्यूरबैक, चौथा बोला है क्लास स्ट्रगल इन द फ्रांस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थीसिस ऑन फ्यूरबैक के अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। थीसिस ऑन फ्यूरबैक जो है, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, 2-3 बातें याद रखनी है। थीसिस ऑन फ्यूरबैक जो है वो कार्ल मार्क्स की किताब है। फिर है ना, फिलोसोफर हैज़ ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वे, द पॉइंट इज टू चेंज इट, यानी कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीके से दुनिया की व्याख्या करी है, जबकि प्रश्न क्या है, इसको बदलने का प्रश्न है। ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है, ये भी याद रखना है। दूसरी बात, ये कथन कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब में बताया है? तो थीसिस ऑन फ्यूरबैक में बताया है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है? मार्क्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 इंडिविजुअल। वो कौन थे? मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है वो 2 व्यक्तियों से प्रभावित थे। वो 2 व्यक्ति कौन है? हीगल और फ्यूरबैक, हीगल और प्लेटो, रूसो और मैकियावेली, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हीगल और फ्यूरबैक से कार्ल मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा है ना, हीगल और है ना फ्यूरबैक से कार्ल मार्क्स ने काफ़ी सारी चीज़ें भी ली थी अपनी थॉट्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ हिस्टोरिकल चेंज, यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? इंडिविजुअल है ना, यानी कि व्यक्ति है, जनता है, क्लास है, या फिर पार्टी है? तो जहाँ भी कार्ल मार्क्स आएंगे वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे वर्ग तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि है ना ऐतिहासिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? क्लास ही तो बोलते हैं। क्लास वर्ग जो है, मतलब वर्ग संघर्ष जो है वो हमेशा आपके इतिहास में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? वर्ग है, क्लास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड साइंटिफिक सोशलिज्म। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया है? जे.एस. मिल ने, कार्ल मार्क्स ने, लास्की ने, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर है। साइंटिफिक सोशलिज्म का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है और साइंटिफिक सोशलिज्म को ही हम मार्क्सिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो मार्क्सवाद पूछ ले या फिर वैज्ञानिक समाजवाद पूछ ले, दोनों एक ही चीज़ें, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग सेड इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी कथन है। ये कथन किसने कहा है आपको बताना है कि इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी सॉक्रेट डिससेटिस्फाइड देन अ
फुल सेटिस्फाइड। ये कथन किसका है? जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, जेएस मिल का है या फिर टीएच ग्रीन का है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथन जो है वो जेएस मिल ने बताया है। हिंदी में क्या पूछा है? निम्न में से ये कथन किसका है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, ये कथन आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट कथन है। आगे बढ़ते हैं। विच पॉलिटिकल फिलोसोफर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन द पॉलिटिकल साइंस, यानी कि किस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली या फिर हॉब्स? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैकियावेली ने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला सवाल आपको दो कथन दिए हुए हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोलता है आपको? अकॉर्डिंग टू रूसो अ रिफ्लेक्टिव मैन इज अ डिप्राइव्ड एनिमल, और दूसरा बोला है कॉमन सेटलमेंट गिव वैल्यू टू लाइफ। यानी कि पहला कथन बोलता है रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति क्या है? दुराचारी पशु है और समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन आपका गलत है। तो दोनों ही कथन सही है और उसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। रूसो जो है वो क्या बोलते हैं? चिंतनशील व्यक्ति जो है वो दुराचारी होता है और समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती है। ये कथन दोनों ही सही है और ये इसकी व्याख्या भी है। रूसो जो है वो रीजन को, साइंस को, लॉजिक को इसमें बिलीव नहीं करते। ये बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति सोचता है, जो भी व्यक्ति चिंतनशील है, वो क्या है? वो दुराचारी व्यक्ति है, वो खराब व्यक्ति है। ठीक है, ये रूसो की अवधारणाएं हैं, मतलब ये रूसो के विचार हैं, तो मेरे विचार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है? Who expressed the view that war is violent because it confirmed the feeling of silk and state devotion? कौटिल्य, लेनिन, हीगल या फिर माओ ज़ेडोंग? ठीक है, ये कथन किसका है कि ये विचार किसने व्यक्त किया है? युद्ध हिंसक है क्योंकि इसमें रेशम और राज्य भक्ति की भावना पुष्ट होती है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका हीगल का है। हीगल क्या बोलते हैं? हीगल बोलते हैं कि युद्ध क्या है? हिंसक है। वॉर क्या है? वॉयलेंट है क्योंकि इसमें रेशम और राज्य की भावना व्यक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी हीगल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच पॉलिटिकल थिंकर कंप्लीटली रिजेक्ट आइडिया ऑफ एरिस्टोटल? इनमें से कौन से राजनीतिक विचारकों ने अरस्तु का जो विचार है उसको अस्वीकार किया है? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक या फिर रूसो? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉब्स ने एरिस्टोटल की जो थ्योरी है, एरिस्टोटल की जो थिंकिंग है, एरिस्टोटल की जो आइडियोलॉजीज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको रिजेक्ट किया है। ऑप्शन नंबर बी हॉब्स इसका करेक्ट आंसर है। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर्स हैं। तीनों की ही जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज है वो अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है? द पायनर प्रोपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादित कौन है? प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसरो या फिर जॉन रॉस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एरिस्टोटल जो है वो आपके वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कौन करते हैं? एरिस्टोटल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? हमको समाज में जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसका वितरण जो है वो सही तरीके से करना है, न्यायपूर्ण तरीके से करना है, तभी समाज के अंदर न्याय जो है वो आ सकता है। ठीक है, यानी कि समाज में जो भी आपके है ना रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके है ना संसाधन है, उसका वितरण जब सही तरीके से होगा तब समाज के अंदर न्याय आएगा। और इसी को ही इन्होंने क्या बोला है? वितरणात्मक न्याय बताया है। इसको ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है? सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। जनरल विल का क्या मतलब है? एक्चुअल विल यानी कि यथार्थ इच्छा, अधिकांश इच्छा, मेजॉरिटी विल, टोटल विल, संपूर्ण इच्छा, वास्तविक इच्छा यानी कि रियल विल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक इच्छा जो है, रियल विल जो है, इसको ही हम जनरल विल बोलते हैं। जनरल विल या फिर रियल विल आ जाए तो दोनों का एक ही मतलब है, कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। ठीक है, अब रूसो जो है वो जनरल विल में क्या बात करते हैं, यानी कि रियल विल में या फिर जनरल विल में रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि जनरल विल क्या होता है? एक ऐसा विल होता है जो कि सबकी इच्छा होती है और ऐसी इच्छा जिसमें हम लोगों के कॉमन है ना वेलफेयर की बात करते हैं, इसको ही हम रियल विल बोलते हैं, इसको ही हम जनरल विल बोलते हैं। रूसो ने बोला है दो तरीके के विल होते हैं, दो तरीके की इच्छाएं होती है। एक होता है आपका एक्चुअल विल, एक होता है आपका रियल विल। एक्चुअल विल तो आपका आर्टिफिशियल है, ये तो आपका नकली विल है, ये सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में बात करता है। ऐसी इच्छाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ वो खुद के लिए बात करे, खुद की भलाई के लिए बात करे, वो आती है आपकी एक्चुअल विल में। लेकिन ऐसी विल जो कि दूसरों की भलाई के लिए बात करे, वो आती है आपकी रियल विल में। और इस रियल विल को ही हम बोलते हैं सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल। तो ऑप्शन नंबर डी वास्तविक इच्छा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी
हमारे आज के क्वेश्चन से जो हमने यहाँ पे सॉल्व करे, टोटल 20 से 22 सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व करें। जितने भी सवाल आपके सही होते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। हर्षिता मैम की पाठशाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, उसको याद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।